सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रश्न को हल नहीं करेंगे, उनके सारे ऑप्शंस को या उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन सबको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल। जब डीएनए के विगलन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री पर रखा जाता है तब पहला, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विकुंडलन हो जाता है, 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, आरएनए में बदल जाता है। तो जब हमको मालूम है कि डीएनए है ये आपका, है ना, तो डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है वो किसके द्वारा जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। ये भी याद होगा किसके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? तो जो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उनके अंदर बनता है। तो कौन कौन नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है? एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन, साइटोसिन। अब जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब तापमान बढ़ेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? टूटना शुरू कर देता है। टूटेगा तो क्या होगा? डीएनए जो है अलग अलग हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा? विकुंडलन हो जाएगा, है ना। फिर जब, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन जब ठंडा हो करते हैं, जब तापमान को नीचे ले आते हैं तो वापस में क्या होता है? वापस में इस हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जुड़ जाते हैं, जैसा पहले डीएनए था वैसा मिल जाता है ना। अगले ऑप्शन इसमें देखो कि ये 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। 10 लाख टुकड़ों में तो नहीं होगा, ये आप पढ़े होंगे। ऐसा कब होता है? जब पीसीआर होता है। पीसीआर आप पढ़े होंगे जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये एक प्रक्रिया है जिससे एक ही डीएनए के लाखों कॉपी बनाए जा सकते हैं, लाखों प्रतिलिपियां उसकी बनाई जा सकती हैं। उसमें ये चीज़ किया जाता है कि तोड़ा जाता है बहुत सारे डीएनए को, है ना, एंजाइम्स के द्वारा। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? विकुंडलन। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल खंडित किसके द्वारा होगा? तो इस किसके द्वारा? न्यूक्लियेज, है ना, न्यूक्लियस के द्वारा खंडित होता है। आप पढ़े होंगे कि दो, इसमें भी दो प्रकार का होता है। एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वही जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में इसको डिटेल में बताया गया। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना, ये मतलब कि डीएनए का कोई सीक्वेंस है, उसमें कहीं बीच में जा कर के ऐसे कट लगा के इतने दूर का हटा दिया, है ना, वो काम करता है। फिर ये हट गया तो यहाँ और यहाँ वाला आके जुड़ जाएगा। और एक होता है एक्सो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दो प्रकार के हो सकते हैं, डीएनए खंडित दो प्रकार, या तो बीच में जाके कटेगा, मान लो यहाँ पे आके एक्ट कर दिया तो यहाँ वाला कट गया, बस यहीं तक इसका आप छोड़ रह गया। एक्सो न्यूक्लियस किनारे पे, या तो इस किनारे पे या इस किनारे पे, 5 प्राइम एंड पे या 3 प्राइम पे। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो कोई उसका स्पेसिफिक जगह होता है ना। ये आप पढ़े होंगे कि पैलिंड्रोम करके कुछ होता है ना, आगे आएगा तो डिस्कस करेंगे। हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक अपना साइट होता है जिसको पैलिंड्रोमिक साइट कहा जाता है ना। अब बाकी ऑप्शन देखिए। पॉलीमरेज, पॉलीमरेज तो वो मुख्य एंजाइम है जो क्या करता है? डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृति होता है, उसमें मुख्य एंजाइम है। यही नया डीएनए बनाता है, मतलब नया स्ट्रैंड बनाता है, यही एंजाइम। और इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हो जैसे डीएनए खुला हुआ है, इसके लिए कौन सा एंजाइम होता है? हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है? डीएनए के, जैसे ऐसे डीएनए है, क्या करेगा? खोल देगा यहाँ से, फिर इस पे एक सिंथेसिस होती है, इस पे एक सिंथेसिस होती है। दूसरे वाले पे जो होती है 3 प्राइम 5, ये कैसी होती है? डिसकंटिन्यूअस, लगातार नहीं होती है। पहले वाले पे तो लगातार वो बनेगा, दूसरे वाले पे लगातार नहीं रहता है, असतत कहते हैं उसको। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? सतत सिंथेसिस, इसको असतत। और वही जो लगातार नहीं बन रहा है तो टुकड़े टुकड़े में बनता है, वही टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट या ओकाजाकी खंड कहते हैं। अब यानी जब डीएनए पूरा बनाना होगा कोई, उसके लिए भी प्रक्रिया होगी कि उन सबको जोड़ा जाए। हाँ, तो एक एंजाइम होता है, इसका नाम क्या है? लाइगेज। ये लाइगेज क्या करता है? जितने भी वो ओकाजाकी खंड हैं उनको आपस में जोड़ देता है। कोई भी मतलब कि डीएनए है तो आपस में जोड़ने के लिए क्या करता होगा? उनके बीच में बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, है ना। फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच में बनाता है? 3 प्राइम OH किसका? शर्करा का। और 5 प्राइम फॉस्फेट किसका? अगले न्यूक्लियोटाइड, इन्हीं के बीच में बॉन्ड बना देता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और वहाँ से जुड़ जाता है आपका डीएनए। तो ये लाइगेज का काम हो गया। पॉलीमरेज का काम आप समझ गए, न्यूक्लियस भी समझ गए, खंडित करता है। ये प्रोटीएज थोड़ा अनरिलेटेड है, ये क्या करता है? जो प्रोटीन का चेन होता है अमीनो एसिड का, उनमें तोड़ने का काम करता है।
उनको तोड़ने का। अगला प्रश्न है बेहद आसान, एड्स का कारक क्या है? सभी मालूम, आपको मालूम है कि एड्स कैसा रोग है कि विषाणु जनित रोग है, यौन संचारित भी है। कौन से विषाणु से होता है? तो HIV से होता है। इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, याद रखेंगे। ट्राइकोमोनास पहले क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है। ट्राइकोमोनास क्या है? ये भी एक यौन संचारित रोग है, महिलाओं में होता है, एक जीवाणु के द्वारा होता है ना। हेपेटाइटिस बी वायरल है। बैसिलस एंथेरेसिस ये एक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा होता है। एंथ्रक्स बीमारी, एंथ्रक्स बीमारी रोग उत्पन्न करता है ये। आगे बढ़िए, इनमें से कौन सा वायरस जनित रोग यानी विषाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है? मलेरिया? नहीं भाई, मलेरिया तो आपका किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है ना। कौन से प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम, है ना। अब प्लाज्मोडियम में भी ये मलेरिया पूछ रहा है तो प्लाज्मोडियम मैलेरी, है ना पूरा नाम। अगर उस प्रोटोजोआ क्या है कि प्लाज्मोडियम भी और तरह के बीमारी कर दे, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो कि इससे भी खतरनाक होता है, मलेरिया से भी ज़्यादा खतरनाक, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना। ये सब और प्रकार हैं, तो ये याद रखेंगे। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। वायरस से कौन होता है? तो यहाँ पे ये है गुदा द्वार में मच्छर, जिसको कि क्या कहते हैं? मीजल्स कहते हैं, है ना। मीजल्स अगर ध्यान रखना चाहें तो किस विषाणु के द्वारा होता है? मॉर्बिली वायरस। एक और मैंने बताया था रूबेला, ये भी एक वायरस वाला ही विषाणु जनित ही रोग है, लेकिन दोनों मीजल्स और रूबेला लगभग एक ही बीमारी है, दोनों का लक्षण सेम ही होता है। बस मीजल्स थोड़ा सा सीवियर हो जाता है, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा बहुत बीमारी करने वाला लक्षण आ जाता है तो मीजल्स कह देते हैं। रूबेला जब शुरुआत वाला स्टेज होता है। इन्हीं दोनों का आप सुने होंगे कभी कि वैक्सीन होता है, बच्चों को भी लगता है, MMR का वैक्सीन, टीका, है ना। मम्प्स एक और बीमारी होती है, मम्प्स मीजल रूबेला, इन सब का टीका एक ही साथ लगता है। क्षय रोग आपको मालूम है, TB किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। और कोलेरा आपको मालूम है, ये भी क्या है? एक जीवाणु के द्वारा होता है, ये भी जीवाणु के द्वारा है। इसका कौन से होता है? विब्रियो कोलेरा, बता चुका हूँ मैंने तो लिखूंगा नहीं। विच इज़ कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, इनमें से बैक्टीरिया के द्वारा कौन होता है बताइए? यहाँ पे तो पैपिलोमा है, ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, है ना। हर्पीज ये भी होता है किसके द्वारा? ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, इसके द्वारा। HSV इसको कह देते हैं। ये क्या करता है? हर्पीज करता है। एक और आप बीमारी पढ़े होंगे, वाट्स, जननांग मत्स्य, जननांग मत्स्य, इसको क्या कहा जाता है? जेनिटल वार्ट्स। वो कौन करता है? यही HPV करता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यहाँ पे पूछा है आपसे क्या? बैक्टीरिया जनित। तो बैक्टीरिया जनित कौन है? सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है? किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो ट्री सॉरी ट्रीपोनेमा, ट्रीपोनेमा पैलिडम, ये बैक्टीरिया का नाम है। ध्यान रख के तो सही है, लेकिन इतना तो मालूम होना चाहिए कि सिफिलिस जो होता है वो एक जीवाणु के द्वारा होता है। बाकी इस पैपिलोमा, हर्पीज, ये सब किसके द्वारा होते हैं? विषाणु के द्वारा होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? आसान है, अभी बताया मैंने, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा। हैजा यानी कोलेरा, विब्रियो कोलेरा एक जीवाणु के द्वारा। क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एक जीवाणु है ना। एड्स वायरल है, वायरस के द्वारा। क्यों? कौन सा वायरस? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगला प्रश्न, तो इसको देखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा बाद में। इसमें बताया कि कैसे दो चक्र चलता है, कैसे मनुष्य में मलेरिया होता है। सबसे पहले मच्छर एक काटता है, तो मच्छर एक क्या चीज़ कैरी करता है? स्पोरोजाइट, जिसको कहते हैं जीवाणुज। वो आपके कहाँ पे पहुँचता है? रक्त, इसके ज़रिए आपके सबसे पहले लीवर में पहुँचता है। लीवर में जा करके वो बहुत अलैंगिक जनन करता है, बहुत सारा बन जाता है, मतलब विभाजन होते होते बहुत हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है? लीवर की कोशिकाओं से निकलता है, उनको फोड़ करके, है ना। और वो जब फोर करके निकलता है तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? मीरोजाइट कहते हैं, याद रखेंगे, है ना। मीरोजाइट क्या करता है? जा करके किस में इन्फेक्ट करता है? उसके अगले स्टेज में ला रक्त कोशिकाओं को, है ना। जो पहले आपके लीवर से निकला वो कहाँ जाएगा? तोड़ करके उसके कोशिकाओं को लाल रक्त कोशिकाओं में जाएगा, फिर वहाँ पे विभाजन होगा अलैंगिक जनन से, है ना।
और जब उसको तोड़ करके बाहर निकलेगा तो उसी वक्त जब निकलता है तो एक टॉक्सिक पदार्थ भी निकलता है उसके साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका? हीमोजोइन। यही पदार्थ वो है जब पेशेंट में निकलता है तो पेशेंट को ठिठुरन होती है, बहुत ठंडी लगती है, बुखार आता है ना। आरबीसी में ही उस जीवाणु का, स्पोरोजाइट का डेवलप होते होते यहाँ पे इसका लैंगिक अवस्थाएं शुरू हो जाता है आरबीसी में, है ना। और यह परिवर्तन होता है, जो नर वाला उसका युग्मक बनेगा, लैंगिक कोशिका हो रहा है यानी कुछ युग्मक होगा, नर युग्मक मादा युग्मक, है ना। इसको मादा वाले को मैक्रोस्पोर कह देते हैं, मैक्रोगैमिटोसाइट कह देते हैं, और इसको नर वाले को माइक्रोगैमिटोसाइट कहते हैं। अब ये इनमें निषेचन होगा, ये क्या बनेगा? युग्मनज, है ना। ये आपके सब इतना यहाँ तक मनुष्य के रक्त में हो रहा है, रक्त से बाहर निकला युग्मनज। अब दूसरा कोई मच्छर आया, कोई पेशेंट मन को काटा, है ना। अब दूसरा मच्छर आया, काटा, तो वो मच्छर के अंदर क्या चला जाएगा? इसी यही वाला जो युग्मनज है वो उसके अंदर चला जाता है। और निषेचन और परिवर्धन मच्छर के, नहीं, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, मैंने बता दिया कि निषेचन यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आपका बस गैमेटोसाइट रहता है ना। नर गैमेटोसाइट, मादा गैमेटो, एक्चुअल जो आपका ये होता है निषेचन, वो मच्छर जब दूसरा आके आप काटा तो मच्छर के पेट के अंदर में ये चीज़ होता है, उन दोनों का निषेचन। और जब निषेचन हो जाता है तो जीवाणुज होते हैं अंदर से निकल कर, निषेचन होने के बाद वही बना लेते हैं वापस से, क्या बन जाता है उस मच्छर के अंदर? स्पोरोजाइट बन जाता है, जिसको जीवाणुज कहते हैं। अ- अब फिर वही मच्छर जब किसी को काटेगा, दूसरे मनुष्य को, जा करके जब इसके अंदर ये सब चीज़ चला गया, नर और मादा गेमिटोसाइट चला गया, फिर उसके पेट के अंदर उसका निषेचन हो गया, जब काटा तो दूसरे मच्छर को, तो वापस से उसके सलाइवा यानी जहाँ से राल ग्रंथि होती है मच्छरों के, जब काटा तो उस खून चूसेगा तो उसके साथ वो भी चीज़ निकल करके एक दूसरे मनुष्य में, ऐसे ही उसका चलता है साइकिल। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैंने समरी में बता दिया। तो इसके दो होस्ट होते हैं, एक होता है मानव परपोषी, दूसरा होता है मच्छर। मानव में आपका कौन सा है? अलैंगिक वाला चल रहा है, और मनुष्य, अब मच्छर में जाने के बाद उसका लैंगिक, यहीं पे फ्यूजन हो जाता है ना, निषेचन होता है, तो यहाँ पे उसका कौन सा चरण शुरू हो जाता है? लैंगिक चरण शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हीमोजेन याद ध्यान में रखेंगे, स्पोरोजाइट पहला स्टेज होता है। पूछेगा कि मनुष्य में कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज, संक्रमित स्टेज होता है, तो स्पोरोजाइट किस में होता है? मनुष्य में, है ना, ये याद रखेंगे। और यहाँ पे जो गैमीटोसाइट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गैमीटोसाइट है, ये संक्रामक स्टेज है किस में? मच्छर में। मच्छर में संक्रामक स्टेज, है ना। संक्रामक स्टेज मच्छर में गैमीटोसाइट होता है और मनुष्य में स्पोरोजाइट होता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल हो गया उधर। आरएनए के पिरिमिडीन में पाया जाता है। आरएनए के पिरिमिडीन में क्या पाया जाता है? सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं दो प्रकार के होते हैं ना। नाइट्रोजनी क्षार आपके दो प्रकार के, प्यूरीन, दूसरा पिरिमिडीन, है ना। अब प्यूरीन में आपके दो होते हैं, एजी, है ना। एजी से मतलब एडेनिन और ग्वानिन। और इसमें तीन होते हैं, कौन कौन? टी, सी, यू, थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल, है ना। ध्यान रखेंगे, याद होना चाहिए चारों का नाम, पांचों का नाम। तो आरएनए में कौन पाया जाएगा इसमें से? तो ये जो होता है यूरासिल, ये केवल आरएनए में पाया जाता है ना। और आरएनए में आपका ये चीज़ नहीं पाया जाएगा, थाइमिन नहीं पाया जाएगा, उसके जगह पे क्या पाया जाएगा? यूरासिल पाया जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पे यूरासिल है, यहाँ पे दे रहा है साइटोसिन एंड यूरासिल, और यहाँ पे भी है क्या? थाइमिन और यूरासिल। मैंने क्या बताया कि आरएनए में कभी भी नहीं पाया जाएगा क्या? थाइमिन, क्योंकि थाइमिन की जगह पे ही क्या पाया जाता है आरएनए में? यूरासिल पाया जाता है ना। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? साइटोसिन और यूरासिल। डीएनए में आपका क्या नहीं दिखेगा? यूरासिल नहीं दिखेगा। डीएनए में आपका एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन दिखेगी। अपने याद रखें कि यूरासिल किस में पाया जाता है? केवल आरएनए में पाया जाता है, और आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता है। किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? किसके अध्ययन को कहते हैं? ट्यूमर यानी कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। मलेरिया ये सब का कुछ नहीं होगा, आगे बढ़िए। इसमें से कौन सा कैंसर है
लिम्फोमा, ल्यूकीमिया तो आपको मालूम होगा कौन सा होता है, रक्त कैंसर। ब्लड कैंसर को क्या कर देते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। लिम्फोमा जो आपका लिम्फ नोड में कैंसर होता है, इसको क्या कहते हैं, लसिका उत्तक, लिम्फेटिक टिश्यू, लसिका उत्तक में अगर कैंसर होगा तो उसको कहते हैं लिम्फोमा। लाइपोसा, आपको मालूम है कि आपके में शरीर में जो वसा स्टोर करने वाला उत्तक होता है जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, या वसा उत्तक कैंसर, उसमें अगर कैंसर हो जाए तो वैसे कैंसर को क्या कहते हैं, लाइपोसा। अगर लसिका उत्तक में हो जाए तो लिम्फोमा कहते हैं, ब्लड वाले में हो जाए तो ल्यूकीमिया कहते हैं, तो इनमें से सभी, है ना। कैंसर का इलाज क्या है, तो पहली बात है कैंसर का कोई एक इलाज नहीं है ना, कि ये चीज़ दवा चलाइए ठीक हो जाएगा, ये सर्जरी करिए ठीक हो जाएगा। तो जो भी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इलाज यूज़ किया जाता है। तो कभी उसमें सर्जरी भी यूज़ किया जाता है, कीमोथेरेपी भी होता है ना, रेडियोथेरेपी भी होता है। अब रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, जो ट्यूमर आपका जहाँ पे होता है, जहाँ पे मेन कैंसर है, वहाँ पे रेडिएशन किया जाता है, मतलब कि छोड़ा जाता है विकिरण। वो रेडिएशन क्या करता है, वो सेल को मार देता है ना। इसके अलावा एक और तरीका होता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी, इसमें आपको इम्यून सिस्टम को ट्रेन किया जाता है कि वो कैंसर से लड़े, मतलब कि उसका और अलग इलाज होगा, डिटेल तो नहीं जाएंगे ज़्यादा। और चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, मतलब कि जहाँ पे कैंसर है वो पार्टी काट करके हटा दिया जाता है, ट्यूमर को हटा दिया जाएगा, है ना। और अधिकांश कोई एक इलाज नहीं होता है इसका, कॉम्बिनेशन ऑफ इलाज चलता है एक साथ। वुचेरिया बैंक्रफ्टी जो आदमी में फलेरिया रोग पड़ जाता है, किसका समूह है, किसका समूह है भाई, वुचेरिया बैंक्रफ्टी एक हेलमिंथ है ना। एस्केलमेंथिस समूह, अगर आप जंतु जगत पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। इसी में एक और उदाहरण है जो एस्कैरिस होता है ना, ये भी क्या है, एक हेलमिंथ है। मनुष्य में कौन सा रोग करता है, कृमि रोग, है ना, कृमि रोग। एक मिनट, आई लाइक टू पुट माय लैपटॉप ऑन चार्ज। जीवाणु से आपने बोले पढ़ ही लिया कि बहुत सारे रोग होते हैं, विषाणु से भी, प्रोटोजोआ से भी। हेलमिंथ्स या याद रखेंगे कि जो फिलेरिया होता है, जिसमें हाथी पाँव भी कहा जाता है इसी रोग को। और ये कौन, लसिका ग्रंथियों को जाकर के, इस बीमारी में क्या होता है, जितनी लसिका ग्रंथियाँ हैं वो संक्रमित हो जाती हैं। मच्छर के काटने से होता है, याद रखेंगे कौन सा मच्छर होता है, तो उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है ना वो। मलेरिया कौन से मच्छर से काटने से होता है, उसको भी याद रखेंगे, मादा एनोफिलीज। ये क्या करता है, ये मलेरिया, ये दोनों मलेरिया फैलाता है, ये वाला मच्छर, ये वाला मच्छर क्यूलेक्स मच्छर क्या करता है, आपका हाथी पाँव या फलेरिया फैलाता है। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है, तो भाई कौन सा, लीवर, है ना। सबसे लीवर उवर फेल हो जाता है ना, बीमारी उत्पन्न हो जाती है, कैंसर भी हो जाता है, ये सब चीज़ें। इसमें से कौन सा यौन संचारित रोग है, आसान है, सिफिलिस अभी मैंने बताया किसके द्वारा होता है, एक जीवाणु के द्वारा होता है, ट्रिपेनोमा पैलिडियम। ये सब क्या है, ये भी सब ये प्रोटोजोआ से होता है लेकिन यौन संचारित नहीं है। टाइफाइड क्या है, एक जीवाणु के द्वारा होता है, कौन सा जीवाणु, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, याद रख सकते हैं तो रखिए। और कॉलेरा मालूम ही है, बहुत बार बच्चों में वीडियो कॉलेरा, तो यहाँ पे यौन संचारित कौन है आपका, सिफिलिस। अगला प्रश्न है, इकिडना है, इकिडना क्या है, तो इकिडनिया। और उसके अलावा एक और उदाहरण याद रखेंगे, प्लेटिपस। ये क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है, योजक कड़ी है। योजक कड़ी कौन से होते हैं, वैसे जीव जिनमें दो दो प्रकार के जीवों का देखने को मिलता है विशेषता, है ना। जैसे इकिडना है, ये किसके किसके बीच का योजक कड़ी है, तो ये आपके मैमल जो स्तनधारी हैं, और जो क्या है, सरीसृप, है ना, सरीसृप। थोड़ा स्तनधारी का इसमें, मतलब कि इसमें ये जो एकिडना जीव है इसमें स्तनधारी का भी होगा विशेषता, और रेप्टाइल का भी। जैसे स्तनधारी का क्या विशेषता हो जाएगा, कि
ये कैसा होता है? इस पे क्या होगा स्तनधारी के, ये अपने बच्चे जो होंगे उनको दूध पिलाएगा, है ना? दूध पिलाएगा, पिलाएगी, पिलाएगा, ठीक है। और शरीर पे इसके बाल होंगे जो कि एक स्तनधारी का, जितने भी ये स्तनधारी होते हैं, गाय, हम लोग, मनुष्य हो गया, ये क्या होता है, शरीर पे इनके बाल भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसमें और सरीसृप का क्या होता है कि ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, ये आप समझे होंगे कि एक होता है वार्म ब्लडेड, दूसरा होता है कोल्ड ब्लडेड, है ना? नहीं, ये कोल्ड ब्लडेड नहीं होते हैं, सॉरी सॉरी, ये होते हैं आपके वार्म ब्लडेड ही। तो इसमें ये सब कैरेक्टर किसका होता है? स्तनधारी का होता है। और सरीसृप का क्या कैरेक्टर होगा? ये अंडा देता है, बस। जैसे आपको मालूम है कि मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, ये सब अंडी अंडा देती हैं, है ना? सांप भी अंडा देता है। लेकिन आपको बताया था एक उदाहरण कि ऐसा भी एक अपवाद है, सांप जो वाइपर स्नेक है, जो अंडा नहीं देता है, सीधे बच्चे को जन्म देता है। तो एक किडना हो गया और एक प्लेटिपस, ये दोनों ऐसे जानवर हैं जिसमें स्तनधारियों का भी फीचर होता है और सरीसृप का भी फीचर होता है। स्तनधारियों का फीचर क्या होगा कि दूध पिलाएगा, शरीर पे बाल होंगे, और कैसा होगा, वार्म ब्लडेड होगा। वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? वार्म ब्लडेड वो होता है जो उसका शरीर अपने से शरीर का तापमान को मेंटेन रहता है। हम लोग का कैसे है कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारे अंदर का तापमान रहता है, बाहर कितना डिग्री हो जाए, हमारे शरीर का जो नॉर्मल तापमान है कितना रहना चाहिए, 37। ये जो क्या करते हैं वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का होता है इसका वातावरण के हिसाब से शरीर का तापमान चेंज होता रहता है। तो ये सब फीचर इसका स्तनधारी की तरह है। और ये रेप्टाइल का, सरीसृप का क्या फीचर है कि ये अंडा देता है, अंडा देने वाला मैमल इसको कहते हैं, एग लेइंग मैमल। और कुछ हैं जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स, इस ये किसका किसका करी है? सरीसृप का और चिड़िया का, है ना? एक होता है पेरीपेटस, नाम याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है। एनेलिडा का और अर्थोपोडा, इन दोनों का फीचर उसमें पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एकिडना का ही साइंटिफिक नेम अगर जानना चाहें तो वो क्या होता है? टैकीग्नोसिस, टैकीग्नोसिस। चलिए, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस स्कूल का सदस्य है? मनुष्य का जब आप पढ़ते होंगे क्लासिफिकेशन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब फैमिली किस किंगडम में आता है, किस फाइलम में आता है, तो ये किस में आता है? प्राइमेट्स में आता है और होमोनिडी में आता है। प्राइमेट्स इसका क्या है? ऑर्डर है। कूल क्या है? होमिनिडी है ना? फैमिली जिसको कहते हैं वो होमिनिडी है, और प्राइमेट्स ऑर्डर हो गया, ये ध्यान याद रखेंगे। इसी में तुम्हारा कौन कौन और आएगा? एप्स आएगा, है ना? कौन? चिंपैंजी होते हैं वो आएंगे, एप हो गया, चिंपैंजी हो गया, और एक बड़ा सा आप कभी देखे होंगे फोटो या चिड़ियाघर में, ओरंगुटान, ये भी बंदर की तरह होता है। ये सब इसी में आते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। मनुष्य में कौन सा होता है? स्पोरोजाइट होता है। और मच्छर में संक्रमित स्टेज गैमीटोसाइट, गैमीटोसाइट, हाँ याद रखेंगे ये। और सब ऑप्शन देखिए, क्रिप्टोजाइट, ये क्रिप्टोजाइट संक्रमित स्टेज नहीं है, लेकिन ये आपका संक्रमण के बाद बनता है, संक्रमण के बाद लीवर में, है ना? लीवर में बनता है। मीरोजोइट तो लीवर से जब निकल के आरबीसी में जाता है, जो हमने बताया, तो उस वो वाला चरण क्या होता है? मीरोजाइट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्पोरोजाइट याद रखेंगे और ये गैमीटोसाइट याद रखेंगे। रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो रेट्रो बीमारी किसका है रोगजनक? सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेट्रो विषाणु क्या होता है। यहाँ पे उस विषाणु की बात की जा रही है कि जो होता है एक्चुअल में क्या, आरएनए वायरस, और वो रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करके पहले सिंगल स्ट्रैंडेड से क्या बनाता है? डीएनए वापस बनाता है, उल्टा ट्रांसक्रिप्ट करके आरएनए से डीएनए बनता है ना? तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कौन सा है आपका? एड्स, यानी एचआईवी की बात हो रही है यहाँ पे। रेट्रोवायरस से क्या याद रखेंगे? एचआईवी यानी एड्स। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आ रहा है प्रश्न आपके लिए। पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसे अंग है ना? एटाविस्टिक अंग है, अवशोषी अंग है, समजात अंग है। सबसे पहले तो ये दोनों चीज़ आपको समझना होगा, समजात अंग और असमजात अंग। असमजात अंग से पहले समझिए समजात अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है, मतलब भ्रूणीय विकास में एक जैसा होगा, मूल संरचना एक जैसी होगी, लेकिन कार्य अलग अलग होगा। उदाहरण के तौर पे मानव का हाथ, है ना?
चमगादड़ का पंख, वेल का फ्लिपर, घोड़े का आगे वाला जो पैर होता है, मतलब पैर। तो इसमें क्या है कि जो मूल संरचना होती है वो एक जैसी होती है, बस काम अलग अलग होता है। जैसे हम लोग का हाथ होता है, वैसे ही घोड़े का, गाय का, वो वही जो आगे वाला पैर है वो हो सकता है ना। उत्पत्ति सेम है, हम लोग क्या करते हैं, हाथ से अपना सारा काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन गाय बैल ये सब तो हाथ से, लेकिन फंक्शन अलग हो जाता है जब उत्पत्ति समान हो। तो क्या समझातंग। और कैसे कि सभी में एक ही हड्डियों का पैटर्न होता है, जैसे हमारा जैसा हाथ में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, वैसे ही उन सब में भी होता है। मानव का हाथ और चमगादड़ का पंख एक जैसा कैसे है? चमगादड़ का पंख अगर अब कभी आप देखे हो तो उसके जो हाथ वाला जो होता है उसी के ऊपर जुड़ा रहता है। या मुर्गी का भी पंख देखिएगा, वो भी क्या है, उसी पर पंख जुड़ा रहता है। जो आपका आगे वाला लिम्स है, मतलब जो अग्रांग है ना, वही होता है। लेकिन काम मुर्गी उससे क्या करती है, फरफराती है, उसका पंख फरफरा, कभी थोड़ा दूर उड़ भी जाती है। लेकिन मनुष्य का हाथ क्या करेगा, एक ही जैसा है लेकिन फंक्शनल अलग अलग होगा। किसी में उसका पकड़ने का काम होगा, किसी में उड़ने का काम होगा, किसी में तैरने का काम होगा। असमाज असंजात अंग जिसको कि एनालॉगस हम करते हैं, ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें उत्पत्ति एक समान था, तो इसमें क्या होगा, उत्पत्ति अलग अलग होगा लेकिन काम एक जैसा होगा, कार्य समान होगा। उत्पत्ति अलग अलग लेकिन कार्य समान। उदाहरण, पक्षी का पंख और तितली का पंख। पक्षी का पंख का क्या है उत्पत्ति, आपका आगे वाला लिम्ब होता है उस वही चेंज हो जाता है। और कीट का क्या होता है, जो तितली का जो पंख होता है वो क्या होता है, उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसी का एक्सटेंशन रहता है उसका पंख। मछली के पंख और डॉल्फिन के फ्लिपर, ये भी एक प्रकार का क्या है। यहाँ पे आपसे उदाहरण क्या पूछा था, बर्ड्स और बटरफ्लाई, पक्षी का डैना और तितली का डैना। पक्षी का डैन, दोनों का काम एक जैसा है लेकिन उत्पत्ति दोनों का अलग अलग है, तो कैसा हो जाएगा, असमजात अंग इसका आंसर हो जाएगा, एनालॉगस ऑर्गन। और इसी में उद्भवन के प्रकार प्रमाण याद रखेंगे कि जो असमजात अंग होते हैं वो कैसा उद्भवन दिखाते हैं, अभिसरण उद्भवन का परिणाम देते हैं। मतलब कि असंबंधित जीव समान पर्यावरणीय दबाव से समान अनुकूल विकास करते हैं। और समजात अंग अपसर उद्भवन याद रखेंगे, है ना। समजात अंग अपसर उद्भवन का प्रमाण तो यही पूछता है, समजात अपसरण, ऐसे याद रखेंगे, है ना। मैंने कैसे याद किया है, होमोलोगस और एनालॉगस से हमको याद है HD। होमोलोगस डाइवर्जेंट, एक याद रखिएगा, तो एनालॉगस हो गया तो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो कुछ तरीके से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन को इसको एनालाइज करते हैं, ये सब जो एटाविस्टिक ऑर्गन, ये कुछ नहीं है, मतलब कि वैसे ऑर्गन जो एंसेस्टर्स में हुआ करते थे, पूर्वजों में होते हैं, उनका अपीयरेंस अगर दिख जाए, है ना, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं। जैसे पूँछ, कभी 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 रेयर होता है बहुत, लेकिन पूँछ जैसा कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसमें पूँछ जैसा कुछ है, डॉक्टर फिर बाद में उसको हटाता है, तो वो एक प्रकार का क्या है, पर एंसेस्टर जो पूर्वज का था लक्षण वो उसमें दिख गया। वेस्टिजियल ऑर्गन, वैसा ऑर्गन, अवशेषी अंग जिसका कोई हमारे शरीर में काम नहीं है। उदाहरण के तौर पे आपका जो अपेंडिक्स होता है वो क्या है, एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है ना। और धीरे धीरे क्या होगा, इवोल्यूशन के वो होते होते बहुत टाइम लगता है, इवोल्यूशन तो एक दो दिन की बात होती नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात होती है, तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसको, ये सब देख लेंगे, समझात असमझात, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिकाएं हैं, कैंसर कोशिकाएं कौन है, प्लाज्मा सेल्स, ये नहीं है। प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं, तो यही प्लाज्मा सेल्स आपकी क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं, याद रखें। प्लाज्मा सेल्स क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी होती हैं। मेमोरी सेल्स आपका टी सेल और टी सेल और बी सेल्स हो सकती हैं मेमोरी सेल्स, है ना। टी सेल्स ये नहीं है, तो ये क्या है, हेला। हेला कौन थी भाई, तो हेला एक महिला थी, 1951 1951 में, क्या नाम था उनका, उस एक औरत थी उसका नाम क्या था, हेनरिएटा लैक्स। उनको बेचारी को हुआ कैंसर, है ना। उनको क्या हुआ, कैंसर हुआ, कहाँ का, सर्वाइकल कैंसर हुआ, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर इसको कहेंगे, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर। अब आपको कैंसर की कोशिकाओं के बारे में एक तो खास बात आपको मालूम होगी कि कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वो अनियंत्रित बढ़ने और विदबन के टूटने से होता है। मतलब कोशिकाओं, कैंसर क्यों होता है, कोशिकाओं के अनियंत्रित बढ़ने और विभेदन विभेदन के टूटने से होता है। सामान्य कोशिकाओं में संपर्क अवरोध नाम की विशेषता होती है, संपर्क अवरोध होता है, लेकिन जब कैंसर कोशिका होती है तो यही वाली ये विशेषता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। संपर्क अवरोध क्या होता है, ये वो विशेषता है कि जब
कोशिका दूसरी कोशिका से स्पर्श करती है तो अनियंत्रित बढ़ना बंद कर देती है ना। लेकिन कैंसर का जो कोशिका होता है, उसके भले आसपास में दूसरे भी कोशिका हों, लेकिन वो बढ़ते जाएगी, मतलब कि नियंत्रण खो जाता है उसका। कैंसर कोशिकाएं इस गुण को खो देती हैं, इसलिए कैंसर कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और ट्यूमर बनाती हैं। अब जितना विभाजित होगी उतना मास ऑफ एक एक जगह पे बहुत सारी जमा हो जाएंगी तो ट्यूमर कहलाएगा, है ना। और यही कोशिकाएं ठीक से विभेदित नहीं होती हैं, इनकी तरह साइटोप्लाज्म और जीन में बदलाव आते हैं और खतरनाक प्रकार मैलिग्नेंट में ये नए स्थानों पर फैल जाते हैं, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। एक होता है बेनाइन ट्यूमर, जो कि जहाँ पे है वहीं पे रहता है, और जो खतरनाक प्रकार होता है मैलिग्नेंट, मतलब कि एक जगह ट्यूमर हुआ, अब खून के जरिए दूसरे के शरीर के दूसरे पार्ट में भी जा सकता है। तो ये जो हेनरिएटा लैक्स थी, तो इनको कैंसर हुआ था कहाँ पे, गर्भाशय ग्रीवा, मर गई होंगी। तो उनका जो कोशिका था उस वक्त के वैज्ञानिकों ने उस वक्त संरक्षित कर दिया, तो वो अभी तक सारी कोशिकाएं हैं इनको। क्योंकि ये जो कोशिकाएं हमेशा डिवाइड करती रहेंगी, हमेशा विभाजित होती रहेंगी, प्रोवाइडेड कि उनको क्या दिया जाए, हमेशा के न्यूट्रिएंट दिया जाए, है ना, मतलब कि ऊर्जा तो चाहिए डिवाइड होने के लिए। तो इस पे स्टडी करने के लिए ये चीज़ है, और भी इसका बहुत सारा काम होगा, लेकिन कैंसर कोशिका के अध्ययन के लिए इनका अभी तक सेल है हेनरिएटा। और भी बहुत सारी सेल लाइन उसके बाद बनाई गई हैं, बस ये वाला फेमस है, हेला सेल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो क्या है, तो एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। मालूम होगा आपको क्या, एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीजी, ये सब पढ़े हैं ना, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, 5 तरह का आप पढ़े होंगे। आईजीजी के बारे में खास बात क्या है, पढ़े होंगे, ये कहाँ से पास कर जाता है, आपका जो प्लेसेंटा होता है, अपर अपरा, इसको पार करने वाला कौन होता है, आईजीजी। आईजीएम, कहीं भी अगर सबसे पहले जो एंटीबॉडी पहुंचता है वो कौन पहुंचता है, आईजीएम। आईजीए क्या होता है, जितना भी स्रावित चीज़ें होती हैं शरीर में, जैसे माँ के दूध में, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो आईजीए होता है ना। डी और ई, ई तो आपका आपका इसमें इन्वॉल्व होता है एलर्जी वगैरह में, आईजीई रहता है। अब जो बेसिक संरचना है एक एंटीबॉडी का, वो कैसा होता है कि उसमें दो चेन होते हैं, एक ये वाला जिसको कि हेवी चेन कह दिया जाता है ना, दीर्घ श्रृंखला, और एक छोटा वाला ये लघु श्रृंखला, दो चेन होते हैं। दोनों चेन आपस में किस बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। देखो यहाँ पे है ना, हर जगह तुमको क्या दिख रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है, ये बस फैक्चुअल सवाल है, इसको याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सबसे कम तो आपका वाई में पाया जाता है ना। और एक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। एक में लगभग, क्रोमोसोम संख्या एक में लगभग 2000 से 3000 जीन पाए जाते हैं, है ना। वाई में तो बहुत कम, 50 से 200। और अभी अभी रिसेंट रिसर्च है कि और कम है इसमें, और मालूम चला है कि और कम है ना। और पूरे अगर मनुष्य में बात की जाए, मनुष्य में टोटल अभी तक जो आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़े होंगे, उसमें टोटल कितने जीन हैं ह्यूमन में, 20,000 से 25,000 जीन है। यही बनाते हैं टोटल आपके 46 गुणसूत्रों पर कितने हैं, 20,000 से 25,000। सबसे कम किस पे है, वाई क्रोमोसोम पे है। सबसे ज़्यादा किस में, क्रोमोसोम संख्या एक पर है ना। तो वाई वाला कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि एवोल्यूशन हो रहा है ना। तो धीरे धीरे कम, कुछ डिजेनरेट हो जा रहे हैं उसमें से। आगे बढ़िए। ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है कि ऑस्ट्रेलिया में शिशुदानी प्राणियों के अनुकूल विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, डाइवर्जेंट अपसारी क्रम विकास का उदाहरण है। ये क्या होता है एडाप्टिव रेडिएशन किसको कहते हैं, ये अनुकूल विकिरण किसको कहते हैं, यह वह प्रक्रिया जिसमें एक पूर्वज जाति तेजी से नई नई जातियों में विभाजित हो जाती है। एक जाति थी, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में ये पहुंचा शिशुधारी विकिरण, ये अलग अलग, इसी से कंगारू बना, इसी से तुम्हारा कोआला बना, इसी से ये सब तस्मानियन वुल्फ बना, भेड़िया बाघ बिल्ली बना, ये सब एक ही जीव से शिशुधानी विकिरण के द्वारा ही ये सब जीव में हुआ है। क्योंकि ये प्रक्रिया जिसमें एक पूर्व जाति तेजी से नई जातियों में विभाजित हो जाती है और अलग अलग परिस्थिति क्षेत्रों में अनुकूल हो जाती है। इसका एक और उदाहरण था
गालापगोस आइलैंड, पढ़े हो ना? गालापगोस द्वीप। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पाया था, एक चिड़िया थी डार्विन फिंचेस, इनको क्या नाम दिया उस चिड़िया को? डार्विन फिंचेस, फिंच, है ना? उसमें भी ये चीज़ देखने को मिला कि हर चिड़िया, जितने भी तरह की चिड़िया थी, उनमें चोंच उनका सबका अलग अलग स्टाइल का था, किसी का एकदम पतला था, किसी का छोटा सा था। तो ये भी एक प्रकार का क्या था, अपसारी क्रम विकास था। इससे क्या होता है फायदा क्या है कि यहाँ जहाँ एक ही पूर्वज से संबंधित जीव अलग अलग वातावरण में अलग अलग अनुकूल विकसित हो कर देते हैं, मतलब कि उनमें कंपटीशन कम हो जाता है। अब कुछ ऐसा है जो जिसका छोटा चोंच है, वो उसका कुछ खाने का अलग ही चीज़ रहेगा, लंबे चोंच वालों का अलग रहेगा, है ना? तो कंपटीशन इससे कम होता है और सारे का ग्रोथ होता है, मतलब कि सबका विकास होता है इसमें। इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो याद रखेंगे इस बीमारी का नाम रिमेटाइड आर्थराइटिस, एनसीईआरटी में भी है कि यह कैसे रोग होते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग को ऐसे रोग जिनमें प्रतिरक्षा तंत्र गलती से शरीर के अपनी कोशिकाओं और ऊतकों पर भी हमला कर देता है, उन्हीं को विदेशी समझ लेता है। मतलब कि जो शरीर शरीर के कुछ ऐसे होते हैं अंग जिसके विरोध में ही एंटीबॉडी बनने लगता है ना? ये सब नहीं है, अस्थमा नहीं है, कैंसर नहीं है। आगे बढ़िए। पहला निर्मित परजीवी गाय का नाम क्या था? तो ये गाय थी रोजी, है ना? ट्रांसजेनिक परजीवी, ट्रांसजेनिक कोई भी चीज़ को कब कहते हैं, जब उसमें कुछ उसके उसके अंदर कोई फॉरेन जीन को इंसर्ट किया जाता है। कोई दूसरे जीन को, जो उस जानवर का नहीं है, बाहरी जीन को इंसर्ट करते हैं, है ना? जो उस जीव में पहले से नहीं पाए जा रहे। जैसे ये वाली जो गाय थी, एक गाय में प्रयोग किया गया जिसका नाम रोजी था, और उसमें किस चीज़ का जीन डाला गया था? अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। ये एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? मनुष्य यानी मानव स्त्री के दूध में पाया जाता है। ये ध्यान देने पूछता है ये, है ना? अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, यही प्रोटीन का जीन डाला गया था इस गाय में। तो इस गाय ने जो दूध दिया, मतलब कि और बहुत सारी प्रक्रिया हुई होगी, तो उसके दूध में ये वाला प्रोटीन का मात्रा देखा गया, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन का। और ये इन्फेंट बच्चों, मतलब कि नवजात शिशु के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर कोई बच्चा है, माँ ख़त्म हो गई या नहीं हो पा रहा है, कोई और बीमारी है, तो उस गाय के दूध जिसमें अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ना? डॉली के बारे में आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा, याद होगा। तो ये क्या थी? क्लोन पहली क्लोन भेड़ थी ये। डॉली कौन थी? पहली क्लोन भेड़। क्लोन में क्या होता है? तो क्लोन में बिना बिना युग्मक के नर और मादा बनाया जाता है। तो इसको डॉली को कैसे बनाया गया था, ये कभी और बताएंगे, लेकिन ध्यान था सुन लीजिए। डॉली जो भेड़ थी, वो एक दूसरी भेड़ के अडर, अडर कहते हैं जहाँ से दूध आता है, थन, उससे एक कोशिका लिया गया, फिर दूसरी भेड़ का एक अंड निकाला गया, एग, और इसका हमने क्या किया कि केंद्रक को हटा दिया और इन दोनों में फ्यूज़न करा दिया। उससे एक नया बिना शुक्राणु के उत्पन्न हो गया था, यानी जो बिना शुक्राणु के इस्तेमाल के बगैर ही नया जीव उत्पन्न हुआ था, डॉली। उसके बाद बहुत सारी बनाए गए, है ना? तो ये ट्रांसजेनिक वाला याद रखेंगे, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन याद रखेंगे, न्यूजीलैंड में शायद हुआ था ये। बैसिलस thuringiensis द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन सा है? बैसिलस thuringiensis क्या होता है? एक बैक्टीरिया है ना? बैसिलस thuringiensis क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कीटों के लिए जहरीला प्रोटीन बनाता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? क्राई प्रोटीन या बीटी टॉक्सिन कहते हैं। यह टॉक्सिन क्राई जीन द्वारा कोडित होता है। प्रोटीन का नाम देखो, कैपिटल CRY लिखा जाता है प्रोटीन के लिए, जब जीन को कहते हैं तो सब स्मॉल में लिखते हैं। क्राई जीन द्वारा कोडित होता है। क्राई जीन क्राई प्रोटीन बनाता है। यह प्रोटीन कीटों के लिए जहरीला होता है और कीट के मिड गट की एपिथेलियल कोशिकाओं से बाइंड होकर छिद्र बनाता है, इससे कीट लकवाग्रस्त होकर मर जाता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका आंसर? कि क्राई प्रोटीन हो जाएगा। बैसिलस thuringiensis यही वाला प्रोटीन बनाता है, कौन सा? क्राई प्रोटीन। अभी इसी चीज़ का प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे उत्पन्न कर दिए कपास के वैरायटी,
बैगन के वैरायटी है ना, जिसको बीटी कपास, बीटी मक्का, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या होगा, बैसिलस thuringiensis कपास, बैसिलस thuringiensis मक्का, बैसिलस thuringiensis बैगन। यानी यही वाला जीन डाल दिया उसके अंदर कि कोई कीड़ा उसको खाएगा तो उसके अंदर ये क्राई प्रोटीन चला जाएगा। क्राई प्रोटीन जाता है तो उसके मिडगट में, उसके पेट में पहुंचता है। वहाँ पे जा कर के उसके जो कोशिकाएं होती हैं उनमें छिद्र बना देता है। छिद्र हो गया यानी कोशिका मर जाएगा लकवाग्रस्त होकर। ये दो उदाहरण आप याद रखेंगे। क्राई 1AC, ये एनसीईआरटी में है, पूछता भी है, कपास के लिए यूज हुआ था। ये नाम है बस जी प्रोटीन के। क्राई 1A भी मक्के के लिए यूज हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट्रोवायरस, अभी हमने डिस्कस किया था, कौन है, HIV रेट्रोवायरस है ना। रेट्रो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम याद रखेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये नाम ही है, हिंदी इसका कुछ नहीं होगा है ना, तो ध्यान रखिएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। वो क्या करता है, जो इसका वायरस होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, उसमें डबल स्ट्रैंड नहीं होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, उसको बदल देता है किस में, पहले डबल स्ट्रैंडेड RNA में, है ना। कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम करेगा आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम करेगा। अब जा कर के ये होस्ट में जा कर के इंटीग्रेट कर जाता है ना, तो याद रखेंगे। आगे बढ़िए। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, तो ये जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है ना। ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था, ये नाम याद रखेंगे, जैकब और मोनार्ड ने। प्रोकैरियोट्स, खास करके कौन, ई कोलाई बैक्टीरिया में जीन एक्सप्रेशन का नियंत्रण को समझाने वाला मॉडल है। क्या होता है, ओपेरॉन कहते हैं एक से एक या अधिक संरचनात्मक जीन, एक ऑपरेटर जीन, एक प्रमोटर जीन, एक रेगुलेटर जीन और रिप्रेसर से बना होता है। संरचनात्मक जीन का काम क्या है, यही है जो मेन जीन होता है जो एंजाइम और प्रोटीन बनाता है। और ये सब क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं, कब बनेगा नहीं बनेगा ये यही इन्हीं सब पे डिपेंड करता है। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर वो जीन होता है जहाँ पे RNA पॉलीमरेज जाके, नहीं, ऑपरेटर RNA पॉलीमरेज को नियंत्रित करता है। प्रोमोटर पे ही जाकर के कौन बाइंड करता है, RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो जाकर के ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, है ना, पॉलीमराइजेशन होगा। रेगुलेटर जीन क्या करता है, रिप्रेशन प्रोटीन बनाता है। लैक्टोज लैक ओपरेंट के केस में ये कौन सा जीन होता है, आई जीन। आगे थोड़ा इसमें फोटो देख करके समझने में आसानी होगी। तो दो केस होता है, पहला केस होता है कि प्रेरक की अनुपस्थिति में, यानी अभी प्रेरक नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा रेगुलेटर जीन, तो ये आई जीन जो है इसी को क्या कहते हैं, इनहिबिटरी जीन, है ना। ये एक mRNA बनाता है जो जा करके कहाँ पे बाइंड कर लेगा, ऑपरेटर पे बाइंड कर दिया। ऑपरेटर का रास्ता ब्लॉक हो गया और हमने बताया कि यहाँ पे प्रोमोटर पे क्या आने वाला है, RNA पॉलीमरेज आने वाला है। कौन आने वाला है, RNA पॉलीमरेज। अब यहाँ पे तो आ गया लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा तो Z से Y से उसका अनुलेखन नहीं कर पाएगा, है ना, mRNA नहीं बना पाएगा। ये तो पहला केस हुआ जब प्रेरक की अनुपस्थिति में, है ना। और जब प्रेरक आपका मौजूद है, यहाँ पे आपका प्रेरक है, प्रेरक आपका क्या हो सकता है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज। तो ये क्या करता है, जो आई जीन होता है इनहिबिटरी जीन, वो अपना दमनकारी mRNA बनाता है, मतलब जो इस प्रक्रिया को रोक दे वो वाला mRNA, उससे उसका प्रोटीन बनता होगा। तो ये प्रेरक जाकर के क्या करता है, उसमें उससे जाके जुड़ जाएगा, उसको क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। अब काम नहीं कर सकते, अब भाई यहाँ से उठ करके यहाँ पे ऑपरेटर के पास नहीं जा सकते हैं। यानी जब RNA पॉलीमरेज आएगा तो उसके यहाँ पे आके जुड़ेगा प्रमोटर पर, है ना। ऑपरेटर इसको खाली मिलेगा, यहाँ से अपना चल देगा, काम करना शुरू कर देगा। काम क्या है, अनुलेखन करना। Z से Y से ये सब क्या है, संरचनात्मक जीन है, ये याद रखिएगा। जब अनुलेखन हो जाएगा तो Z से Y से M से एक mRNA बनेगा, उस mRNA से स्थानांतरण यानी कि इसको ट्रांसलेशन कहेंगे, तुम्हारा प्रोटीन बनेगा। Z वाले से कौन सा बनता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y से परमिएज, A से एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ये याद रखेंगे। बस इसमें क्या याद रखने वाली चीज़ है, कौन सा संरचनात्मक जीन कौन सा प्रोटीन बनाता है ना। जैसे एग्जाम में दे देगा लैक जेड, ये क्या बनाता है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक वाई ये क्या बनाएगा, परमिएज। लैक ए ट्रांसएसिटाइलेज। और जब प्रेरक क्या हो सकता है, लैक्टोज और एलोलैक्टोज। प्रेरक क्या करता है,
जो दमनकारी एमआरएनए से बना हुआ प्रोटीन है उसको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। अब निष्क्रिय कर दिया तो ये ऑपरेटर पे जाके बैठ नहीं पाया, यानी रास्ता साफ मिल गया, यानी अनुलेखन हो गया। अनुलेखन हो गया तो जेड वाई ये अपना काम कर दिया, यानी बीटा गैलोक्साइडेज परमिएज ट्रांससिटाइलेज बना दिया, है ना, समझ गए। तो लैक ऑपरेन एक प्रकार का इंड्यूसिबल ऑपरेन सिस्टम है। लैक्टोज मौजूद होने पर रिप्रेसर अलग होता है ना, देखिए यहाँ पे लैक्टोज, यहाँ पे प्रेरक क्या है, लैक्टोज है, रिप्रेसर अलग हो गया। यहाँ पे जो जा करके ये जुड़ गया था रिप्रेसर, इसको रिप्रेसर भी कहते हैं, ये अलग हो गया, नहीं जुड़ा, चलिए, है ना, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया। अगला प्रश्न क्या है, पिस्सीकल्चर किससे संबंधित है, तो पिस्सीकल्चर किससे संबंधित है, जलीय जंतुओं से संबंधित है। उनके उनके ग्रो उनको ग्रो करना, मतलब के मछलियों का पालना, ये सब करना किसमें आता है, पिस्सीकल्चर। मछली, प्रॉन, या और भी जितने हो गए जिनसे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट किया जा सके, उनको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को पिस्सीकल्चर कहते हैं। पौधों का हाइड्रोपोनिक्स वगैरह होता है वो अलग है। रेशम के कीट का, इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या, सेरीकल्चर। लैक वाले को लैक कल्चर, लाह के कीट से, है ना, ध्यान रखेंगे, इजी था। अगला पढ़ेंगे कि एम एस मिलर किससे संबंधित है। एम एस मिलर किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जीवन की उत्पत्ति और विकास से। सबसे पहले दिया था रासायनिक विकास की अवधारणा किसने, ओपेरिन और हेल्डन ने, है ना, ए आई ओपेरिन और जे बी एस हेल्डन। इन लोगों ने क्या कहा था कि जीवन पहले से मौजूद अकार्बनिक अणुओं से उत्पन्न हुआ और जीवन से पहले रासायनिक विकास हुआ, अर्थात अकार्बनिक पदार्थ से विविध कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। ये बात बताया था किसने, हेल्डेन और ओपेरिन ने, कि अकार्बनिक से ही अणुओं के द्वारा ही कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। इसी थ्योरी को प्रूफ किया था किसने, मिलर ने, और इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, मिलर और यूरे, पढ़े होंगे आप लोग, मिलर और यूरे, इन लोगों ने किया था। इन लोगों ने क्या किया था कि वैसा ही जैसा पृथ्वी पे उस वक्त जैसा था वातावरण, जैसे कि उच्च तापमान और रिड्यूसिंग वातावरण, यानी ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था, है ना, तो प्रयोगशाला में क्या किया, एक फ्लास्क में ही क्या 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 लिया, फ्लास्क में क्या लिया, मीथेन लिया, CH4, हाइड्रोजन गैस लिया जो कि उस वक्त अमोनिया लिया, और जल वाष्प लिया, है ना, वाटर का वेपर। ये सबको 800 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे इस फ्लास्क में क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, मतलब कि करंट इसमें दिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना। उससे क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया तो समय लगा, अमीनो एसिड बने। सबसे पहला क्या बना इसमें, अमीनो एसिड बने। इसी तरह इसी और प्रयोग किया तो शर्करा बन गया, नाइट्रोजन बेस बन गया, पिगमेंट बन गया, और वसा वगैरह जितने भी कार्बनिक अणु होते हैं तो ये सब बनने लगे। इसको उन्होंने क्या किया था, मिलर और यूरे ने, इनके जो रासायनिक विकास की अवधारणा को प्रूफ कर दिया था। किसने, मिलर और यूरे ने। सबसे पहला कौन से बना था ये पूछता है तो सबसे पहले अमीनो अम्ल बना था, अमीनो एसिड बना था। और कैसा, तो वैसा वातावरण बनाया, सबसे पहले मीथेन था, वाष्प था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, और रिड्यूसिंग ऑक्सीजन था ही नहीं, है ना। इन सबको 800 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया था, तो अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ था। न्यूक्लियोसाइड क्या है ये बता चुके हैं, न्यूक्लियोसाइड पहले वाले क्लास आपने देखा होगा। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, है ना। और इसी में न्यूक्लियोसाइड यानी शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस में, न्यूक्लियोसाइड में अगर और क्या जुड़ जाए, फॉस्फेट समूह जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, है ना, ध्यान रखेंगे। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड कंफ्यूज नहीं होंगे। टाइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, टाइचुंग इनमें से किसकी किस्म है, तो धान की किस्म है ना। तो ये कौन सा है, टाइचुंग कहाँ से आया था, तो पहले धान का तो बहुत सारे किस्म था। टाइचुंग, इसका पूरा नाम क्या है, टाइचुंग नेटिव वन, कहाँ से आया था, तो ताइवान देश से आया था। इसी के अलावा चावल का और एक था IR8, ये सब NCERT का है, पूछ सकता है ये कहाँ से था, फिलीपींस से था। अब भारत में कौन कौन सा डेवलप किया गया वैरायटी, जया और रत्ना, ये चावल का है ना। यही सब डेवलपमेंट हुआ था आपका 60 से 80 के दशक में, 1960 से 80 के बीच में आपका क्या हुआ था, भारत में हरित क्रांति हुआ था, राइट।
मतलब कि बहुत ज़्यादा पैदावार हो गई थी गेहूँ की, धान की, ये सब की। आज़ादी के जैसे बाद हालत बुरी थी, तो ये सब कुछ इंपोर्ट किया गया वहाँ से वैरायटी, ताइवान से टाइचुंग नेटिव धान का, IR8 फिलीपींस से, और भारत ने अपना भी विकसित किया, जया और रत्ना। वैसे ही गेहूं का भी उस वक्त बहुत था। तो भारत ने कुछ डेवलप किया था, है ना, कल्याण सोना, है ना, कौन सी वैरायटी, कल्याण सोना। और और था एक सोनालिका, है ना, ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं का कौन कौन, कल्याण सोना और सोनालिका, ये भारत और मेक्सिको, इनके साथ कोलैबोरेट करके हमने ये दोनों वैरायटी डेवलप की थी। कौन कौन, कल्याण सोना और सोनालिका गेहूं के लिए। और कुछ इंपोर्ट किया था टाइचुंग नेटिव, टाइचुंग ताइवान से, IR8 फिलीपींस से, भारत ने अपना डेवलप किया था। जया और रत्ना ये धान का है और ये गेहूं का है, याद होना चाहिए। ड्रायोपिथिकस इज मोर सिमिलर टू, ड्रायोपिथिकस इनमें से किससे अधिक समान थे, किससे अधिक समान थे ड्रायोपिथिकस। तो ड्रायोपिथिकस आपके इसमें से किससे समान थे, एप से, है ना, याद रखेंगे, किससे, एप से। अब मनुष्य से कौन समान, ज़्यादा समान था, तो मनुष्य जो समान था उसका नाम क्या है, रामापिथिकस, है ना, मनुष्य याद रखेंगे, राम लिखा है तो रामापिथिकस। इसी को शिवापिथिकस भी कहा जाता है, पिथिकस, ड्रायोपिथिकस एप से। और मनुष्य से कौन ज़्यादा समान था, तो रामापिथिकस या शिवापिथिकस। ये तो उसी दिन बताए थे। इन विच स्टेज डस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, क्रॉसिंग ओवर आपका किस में होता है, पैकेटीन में। क्रॉसिंग ओवर से आपके दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करने चाहिए, क्या, पैकेटीन। और सब स्टेज देख लीजिए। लेप्टोटीन में क्या होता है, गुणसूत्र पतली धागों जैसे दिखते हैं, कोई जोड़े नहीं। जाइगोटीन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको याद आना चाहिए, साइनेप्सिस होता है, होमोलोगस गुणसूत्र जुड़ते हैं, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पैकेटीन में क्या होता है, हमने पढ़ा क्रॉसिंग ओवर होता है ना, इसी में काइजमाटा या चियाजमाटा आदान प्रदान बिंदु बनते हैं। डिप्लोटीन अगला स्टेज होता है, ये सब प्रोफेज 1 का है, अवस्थाएं 5 अवस्थाएं होती हैं। इसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटता है और होमोलोगस गुणसूत्र अलग होते हैं, है ना। लास्ट स्टेज होता है डाइकाइनेसिस, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया होगा डाइकाइनेस, यहाँ पे आपका न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाता है, यानी न्यूक्लियस का विभाजन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, मतलब कि प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, टीलोफेज, फिर उसके आस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे पूरी कोशिका विभाजन हो जाती है। तो पैकेटीन से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर, पैकेटीन। होमोलोगस गुणसूत्र किस में जुड़ते हैं, यानी साइनेप्सिस किस में होता है, तो जाइगोटीन, है ना। अफीम, अफीम किससे प्राप्त होता है, तो अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है, पैपावर सोमनीफेरम से, ये साइंटिफिक पौधे का नाम है। अफीम के अलावा इसी पौधों से आपका क्या आता है, इसी पौधे से आपका मॉर्फिन, है ना, ध्यान रखेंगे, मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन। वो वाली हेरोइन नहीं, ये नशा वाला, है ना, हेरोइन। ये सब किससे आता है, इसी पौधे से आता है, पेपावर। और ये जो पौधा है एरिथ्रोजाइका कोका, इससे क्या आता है, कोकीन, सब नशीला पदार्थ है ना। ये सब, ये तीनों चीज़, मॉर्फिन, कोडीन, ये आपका पेन किलर की तरह भी इस्तेमाल होता है। हालांकि डॉक्टर कभी कभी कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है तो ये वाली चीज़ प्रेस्क्राइब करता है कि पेशेंट को। और ये तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है, थोड़ा सा डिप्रेस कर देता है, मतलब कि शांत कर देता है, काम कर देता है ना, CNS को, तंत्रिका तंत्र को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और ये जो कोकीन होता है, तो भाई ये इसका उल्टा काम करता है, वो शांत करता है तंत्रिका तंत्र को, ये और स्टिमुलेट कर देता है, मतलब कि और उत्तेजित कर देता है, और आदमी एक्साइटेड हो जाता है। ये वाला जो है कैनबिस सटाइवा, इससे आपका क्या मिलता है, मरिजुआना, भांग, ये सब जो आप सुने होंगे, चरस, गांजा, है ना, हाशीश, हाशीश, NCERT में हाशीश दिया है, और क्या दिया है, गांजा। ये सब क्या करते हैं, आपका हालुसिनोजिन इफेक्ट करते हैं, मतलब कि कुछ का कुछ दिखेगा, मतलब दिमाग में चले हम ही सब हैं, वैसा वाला चीज़ हेलुसिनेट कर देता है ना। हेलुसिनेशन मतलब कि जो रियलिटी से अलग कर देता है। अभी आप दुनिया में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, उससे आप एकदम परे, आपकी अलग दुनिया हो जाती है, उस वाले स्टेज में चला जाता है आदमी ये सब लेने से। मरिजुआना, हाशीश, गांजा किससे होता है, किस पौधे से, कैनबिस सटाइवा से। एरिथ्रोजाइमल कोका से, कोकीन, ये उल्टा काम करता है किसके, पाइपावर सोमनिफेरम, जिससे कि आपका अफीम मिलता है, मॉर्फिन मिलता है, कोडीन मिलता है, उससे उल्टा काम करता है।
ये एट्रोपा बेलोडोना, ये एक प्रकार का एट्रोपिन है ना। ये काम क्या करता है, ये रहने दीजिए, बस इसमें ये तीनों का याद रखिए। और ये आपका, ये marijuana हशीश, ये सब तो आपके तंत्रिका तंत्र को जाके इफेक्ट करते हैं। और ये अम, ये आपके जो खून का संरचना वाला सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उस पर जाके इफेक्ट करता है। ध्यान रखेंगे किस पौधे से मिलता है, ये ध्यान रखेंगे, छोटा मोटा फंक्शन याद रखेंगे, वो काफ़ी है। क्षय रोग को संक्रमित मुख्यतः किसके द्वारा होता है, मालूम ही है, हवा के द्वारा टीबी फैलता है, कोई खांस दिया हवा के ज़रिए, उसका ड्रॉपलेट जिसमें कि बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आपके अंदर आ गया, आपके फेफड़ों तक पहुंच गया, जाके संक्रमित कर सकता है। कार्बनिक जैविक कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसका अवधारणा अभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि अकार्बनिक से ही कार्बनिक का विकास हुआ। इसका अवधारणा किसने दिया था, हॉपरिन और हेल्डन द्वारा, है ना। और क्या मान के चला था उन लोगों ने कि पृथ्वी का उस वक्त वातावरण कैसा था, रिड्यूसिंग था, मतलब कि मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, जल वाष्प था, यानी ऑक्सीजन नहीं था, रिड्यूसिंग था, उच्च तापमान थी, बिजली था, ज्वालामुखी था, यूवी किरण के ऊर्जा स्रोत थे। उस वक्त क्या हुआ था, सबसे पहले सरल कार्बानो कार्बनिक अणु बने, है ना, जिसमें कि तुम्हारा क्या बना था, सबसे पहले अमीनो अम्ल बना था, फिर फैटी एसिड बना था, शर्करा बना था, फिर उनसे क्या हुआ, जटिल बना, फिर उनके बाद स्व प्रतिकृत प्रणाली, फिर उसके बाद आपका पहला जीवन शुरू हुआ था। इसी थ्योरी को किसने आकर के प्रूफ किया, हम लोगों ने डिस्कस किया, मिलर और यूरे ने प्रूफ किया। और यहाँ पे देखो, और उदाहरण देखा जाए तो अर्हीनियस अर्हीनियस ने क्या दिया था, अर्हीनियस ने दिया था एक थ्योरी जिसको कहते हैं प्राइमॉर्डियल मॉर्डियल सूप थ्योरी। ये किसने दिया था, अर्हीनियस ने दिया था, है ना। नहीं नहीं, सॉरी, एक मिनट, ये प्राइमॉर्डियल सूप थ्योरी इसी का नाम है। ये जो कार्बनिक जीवन वाला है, इस अवधारणा ही का नाम क्या है, प्राइमॉर्डियल सूप थ्योरी, इसी का नाम है। रासायनिक विकास की अवधारणा का एक और नाम। और एरहिनियस ने दिया था पैनस्पर्मिया सिद्धांत, सॉरी, हाँ, याद है। एरहिनियस ने क्या दिया था, पैनस्पर्मिया सिद्धांत। इनका कहना था कि यहाँ पे कुछ उत्पत्ति नहीं हुआ है, जीवन अंतरिक्ष से आया है, अंतरिक्ष से कुछ बीज आए हैं, वही पृथ्वी पर आ गया, उसी से जीवन स्टार्ट हो गया है। ये पैनस्पर्मिया सिद्धांत दिया था। लमार्क का आपने जानते ही हैं कि अर्जित लक्षणों की वंशागति दिया था, कि मतलब जो चीज़ का उपयोग हुआ वो विकास में मदद किया, जो चीज़ नहीं हुआ वो मदद नहीं किया। और चार्ल्स डार्विन को आप जानते ही हैं, इनका कौन सा एक था, जैविक विकास का सिद्धांत, है ना, नेचुरल सिलेक्शन। वही वाले कैरेक्टर को नेचर सेलेक्ट करती है जो किसी जीव को विकास में सहायता करते हैं, वही जीव रह जाते हैं, ये वाला था। बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है कहाँ पे, बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, कोई भी लिम्फोसाइट हो उन सब का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में ही होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। आप ये कंफ्यूज मत होइए कि टी थाइमस में होता है, तो थाइमस एक और लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट। दो लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। बी से बोन मैरो, टी से थाइमस। दोनों का उत्पत्ति तो आपका अस्थि मज्जा में ही होता है, लेकिन ये टी लिम्फोसाइट होता है, ये थाइमस में जा करके परिपक्व होता है, मैच्योर होता है ना, इतना याद रखेंगे। फ्लेवर सेवर क्या है इनमें से, फ्लेवर सेवर परजीवी टमाटर है। जैसे हम लोग उस वक्त पढ़े ना कि रोजी कौन थी, तो रोजी एक पहली परजीवी गाय थी। तो वैसे ही एक टमाटर का भी एक वैरायटी डेवलप किया गया, जिसमें एक जीन डाला गया, कौन सा जीन डाला गया, पॉलीग्लूटो पॉलीगैलेक्टो यूरोनेज। तो फ्लेवर से और पहला ट्रांसजेनिक पौधा था जिसे खाद्य फसल के रूप में उपयोग किया गया। इसमें फल को नरम करने वाले एंजाइम, ये वाले एंजाइम के जीन को एंटी सेंस तकनीक से दबाया गया। ये ध्यान रखेंगे, एंटी, ये जो एंजाइम है क्या करता है कि फल को पका देता है। अब टमाटर को आप ज़्यादा दिन तक तो रख नहीं पाएंगे बेचना हुआ तो, है ना। क्यों, क्योंकि क्या होगा,
कि कुछ दिनों के बाद क्या होगा, सिकुड़ मतलब भी सड़ जाएगा, गल जाएगा, क्योंकि ये वाला एंजाइम काम करता है जो नरम कर देता है फलों को। तो इस वाले एंजाइम को अगर हम दबा देंगे, काम नहीं करने देंगे एंटी सेंस तकनीक के द्वारा, तो यानी मेरा ज़्यादा दिन तक चलेगा टमाटर। तो वैसे ही वही टमाटर को क्या कहा गया, फ्लेवर सेवर। इसमें टमाटर पकने के बाद भी लंबे समय तक साफ रखते हैं, स्वाद बेहतर रहता है, शेल्फ लाइफ यानी ज़्यादा दिन तक उसको रखा जा सकता है, बेचा जा सकता है, और परिवहन आसान होता है। एंटी सेंस तकनीक क्या होता है, तो यह एक जीन की अभिव्यक्ति को रोकने या कम करने की विधि है। मतलब जो जीन काम कर रहा है उसको या तो बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, रोक दीजिए या कम कर दीजिए। इसमें एंटी सेंस आरएनए जो कि कैसा होता है, जो कि लक्ष्य जीन के एमआरएनए के ठीक विपरीत अनुक्रम वाली आरएनए का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ इसका होगा आरएनए, इस एंजाइम का पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज का, तो उसके ठीक विपरीत अनुक्रम का एक आरएनए बनाते हैं जिसको हम नाम क्या देते हैं, एंटीसेंस आरएनए, है ना। तो सामान्य जीन क्या होता है, वो सेंस एमआरएनए बनाएगा जो नॉर्मल जीन है ना, वो सेंस एमआरएनए बनाएगा और प्रोटीन बनाएगा। लेकिन जब एंटी सेंस आरएनए होता है तो वो सेंस एमआरएनए से बाइंड कर जाता है। सबसे पहले क्यों बाइंड करता है, क्योंकि कैसा बनाया गया है, तो वो जो आपका जो मेन एमआरएनए है उसके अनुक्रम के ठीक विपरीत उसमें होता है। तो उससे क्या होता है कि आरएनए आपका डबल स्ट्रैंड का बन गया। अब आरएनए तो यूजुअली होता कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक ही ठो उसमें हेलिक्स होता है ना, ये तो आप जानते ही है ना। आरएनए में कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। अब मान लो डबल आरएनए हो गया, तो इससे आपका प्रोटीन नहीं बन पाएगा। प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो यानी ठीक है, मेरा काम बच गया, फल मेरा नहीं सड़ेगा, मतलब टमाटर नहीं सड़ेगा। यह डबल स्ट्रैंड आरएनए कोशिका द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और अनुवाद नहीं हो पाता है और उससे प्रोटीन नहीं बनता है। बस बात खत्म। पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो 64 होते हैं, आपको मालूम होगा, है ना। कितने होते हैं, 64 होते हैं। किससे मिलकर बना होता है, ए यू जी और सी से। और हर कोडोन में कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, है ना। कुछ कोडोन आपको याद होने चाहिए, जैसे कि ए यू जी, ये कौन सा होता है, इसको स्टार्ट कोडोन कहते हैं, यहीं से शुरू होता है। स्टॉप वाले ये स्टार्ट हैं, तो कुछ स्टॉप वाले भी होंगे, यू ए जी और यू जी ए। ये तीनों याद रखेंगे कौन होते हैं, ये स्टॉप कोडोन। यहाँ ये वाला आया, यहाँ पे प्रोटीन का ट्रांसलेशन रुक जाएगा। उसके अलावा और एक दो याद रखिए, यू यू यू, जी जी जी, जिससे कौन सा कोड करता है, अमीनो अम्ल ग्लाइसिन, है ना। और यू यू से फिनाइल एनानीन, फिनाइल एलानीन पी एच वाई से। और ए यू जी तो स्टार्ट कोडोन होता ही है, इसके साथ साथ ये कौन सा अमीनो अम्ल को कोड करता है, मेथियोनिन, ये भी याद रखेंगे, है ना। कौन सा, मेथियोनिन। विच वन इज अ बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जाहिर बात है हैजा, लेप्रोसी आपका नहीं होता है ना। नहीं, लेप्रोसी भी होता है, टीबी तो होता ही है, लेप्रोसी भी होता है। इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑन्कोजीन इनमें से किसका उत्तरदायी है, ऑन्कोजीन से क्या होता है, कैंसर का जो जीन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन कहते हैं। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के द्वारा होता है। एडिस मच्छर से क्या होता है, डेंगू चिकनगुनिया ये सब होता है। नर वाला तो काटता है नहीं। अर्जित गुणों का वंशाग्नि के सिद्धांत किसने दिया, अर्जित गुणों वाला किसने दिया था, लमार्क। इन्होंने क्या कहा था कि अंगों का उपयोग करेंगे तो विकास होगा, उपयोग न करने पर क्षय हो जाएगा। और ये भी कहा था कि जीवन में जो प्राप्त होते हैं गुण वही संतानों में हस्तांतरित होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर उन्होंने क्या बताया कि जिराफ का गर्दन इतना लंबा क्यों, क्योंकि लंबा पत्ती खाता है, तो गर्दन उसका खिंचता गया, है ना, और गर्दन लंबी हुई। अगली पीढ़ी में ये चीज़ चलेगी। हालांकि गलत था, इसको बहुत बार प्रूव मतलब गलत साबित किया गया। डार्विन ने क्या दिया था, तो वही प्राकृतिक चयन सिद्धांत, जिसको नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत कहते हैं, है ना। और डिवरीज ने क्या दिया था, डिवरीज ने आपका म्यूटेशन थ्योरी, है ना, उत्परिवर्तन, सॉरी, उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन सिद्धांत। हीकल ने क्या दिया था, हीकल ने दिया था जैव जनन नियम। ये क्या होता है, हीकल का जैव जनन नियम, के जो ओंटोजेनी होता है, मतलब कि जो ओंटोजेनी होता है वो आपके फाइलोजेनी के
जो मनुष्य के भ्रूण के अंदर जो विकास होता है मनुष्य का या कोई भी जीव का, वो उसी का कॉपी करता है। किसका कॉपी करता है? जो उसका पूर्वज जैसा रहा होगा वैसे ही धीरे धीरे विकास होता है। वो सब विकास इसमें दिखता है, पूर्वक विकास के। इंग्लिश में कहते हैं ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, है ना। डार्विन का तो वही प्राकृतिक चयन सिद्धांत, लमार्क ने ये चीज़ दिया था, सॉरी, लमार्क ने दिया था। यूरासिल किससे संबंधित है? ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूरासिल किससे संबंधित है? तो आरएनए से संबंधित है। डीएनए में नहीं होता है। डीएनए में क्या होता है? थाइमीन होता है। आगे बढ़िए। एंटीकोडोन कहाँ पाया जाता है? तो एंटीकोडोन आपका किसमें पाया जाएगा? टीआरएनए। एंटीकोडोन से याद रखेंगे क्या? टीआरएनए, है ना। और एमआरएनए पे आपका क्या पाया जाएगा? कोडोन पाया जाएगा, है ना। एंटीकोडोन ही कोडोन से जुड़ करके क्या बनाता है? अमीनो अम्ल लाता है ना। और टीआरएनए में जो 3' छोर होता है वहाँ पे क्या होता है? टीआरएनए में स्ट्रक्चर ऐसा देखेंगे आप, अभी तक थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो उसमें एक 3 अमीनो अम्ल होता है। वहाँ पे क्या होता है? 3' छोड़, वहाँ पे अमीनो अम्ल जुड़ता है। एंटीकोडोन लूप होता है उसमें, वहाँ पे एंटीकोडोन उपस्थित होता है ना। एंटीकोडोन से याद रखेंगे क्या? टीआरएनए। और कोडोन एमआरएनए। आरआरएनए ये तो भाई आपका किस में होता है? राइबोसोम में होता है। ये उसका कैसा है? संरचनात्मक भूमिका निभाता है। वो सब नहीं, इसी का मिल करके बना होता है आपका। और आरएनए का ही राइबोसोम मिल करके बना होता है प्रोटीन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से बैक्टीरिया वाला बीमारी कौन नहीं है? ये भी है, कुछ रोग भी है, टाइफाइड भी है, डिप्थीरिया भी है, इन्फ्लुएंजा नहीं है। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है ना। डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। किस बैक्टीरिया के द्वारा? अगर नाम याद रख सकते हैं तो रखिएगा, कॉर्नी बैक्टीरियम। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, है ना। इसमें से कौन सी गलत जोड़ी है? गलत बताना है। ये तो सही है, जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ए टी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये भी ठीक है ना। टी और यू के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, ये चीज़ आपका गलत है ना। ए यू के साथ बनाता है क्या डबल बॉन्ड? ठीक है, आगे बढ़िए। लैक ऑपेरॉन किससे का प्रतिनिधि है? तो लैक ऑपेरॉन हमने कहा क्या? इंड्यूसिबल, अनुदेशी जीन क्रियाविधि का। अगर लैक्टोज होगा तभी एक्टिव हो पाएगा, है ना, नहीं तो बंद रहेगा। हाथी पाँव का कारक क्या है? ये हमने पढ़ा किसके द्वारा होता है? बुचेरिया बैंक्रफ्टी के द्वारा हाथी पाँव। कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के, है ना, मच्छर काटता है। तो इसका जो बुचेरिया बैंक्रफ्टी है वो कहाँ पहुँचता है? लिम्फ वेसल यानी लसिका नालिकाओं में पहुँचता है ना। और वहाँ पे जाकर के क्या करता है? लसिका का प्रवाह को रोक देता है। वहाँ पे लिम्फ का फ्लो नहीं हो पाता है तो फूल जाता है, सूजन हो जाता है, पैर हो गया, जननांग हो गया, है ना। हाथी जैसे मोटे पाँव हो जाते हैं, इसे हाथी पाँव भी कह देते हैं इसको। और ये सब जो है, स्कैरिस बताया मैंने, क्रीमी रोग होता है ना। एंटामीबा से आपका क्या होता है? अमीबियसिस, जिसको क्या कर देते हैं? पेचिस, है ना, लूज मोशन टाइप, शरीर का पानी गिर जाता है ना। बहुत सारा पानी, उसके साथ पानी के साथ साथ क्या आपका जितने आयन से इंपॉर्टेंट, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब भी बह जाता है। एंटीकोडोन अभी हमने पढ़ा। एंटीकोडोन किस में पाया जाएगा? टीआरएनए में। एमआरएनए में क्या पाया जाएगा? कोडोन। इसमें से इनिशिएशन कोडोन निम्न में से कौन प्रारंभिक कोडोन है? आपको मालूम है कौन है? एयूजी। मेन तो आपका एयूजी है, उसके साथ साथ जीयूजी है भी, ठीक है। और यूए यूएजी ये सब तो क्या है? आपके स्टॉप कोडोन है। ये भी स्टॉप कोडोन है, ये भी स्टॉप कोडोन है। यूए यूएजी और यूजी है। यहाँ पे आपने पूछा क्या? प्रारंभ कूट। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कब बनते हैं? हमने पढ़ा था अभी, डीएनए सिंथेसिस होती है, एक पे तो पूरा, एक स्ट्रैंड पे तो पूरा आपका बन जाता है, लगातार बनते जाता है, सतत संश्लेषण होता है। दूसरे पे असतत संश्लेषण होता है। और वही जो असतत संश्लेषण होता है उससे जो फ्रेगमेंट बनते हैं, टुकड़े बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनता है। तो ये कब बनता है आपका? जब असतत द्विगुणन में, ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूएशन
रिप्लिकेशन। और किस पे, लैगिंग स्ट्रैंड। जिस पे बनता है, लगातार बनता है, उसको क्या कह देते हैं, लीडिंग। और जिस पे रुक रुक के बनता है उसको लैगिंग, है ना। तो इसमें ये भी उत्तर हो जाएगा, है ना। इसी पे लैगिंग स्ट्रैंड पे छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं डीएनए के, जिसको क्या कहा दिया जाता है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। उन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए। लाइगेज कैसे जोड़ता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के जोड़ता है। ये देखिए, ये आता है हर साल। एक डीएनए मॉलिक्यूल में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन क्या होगा, तो चारगाफ का, चारगाफ नियम क्या करता है, नियम के किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितना आपका प्यूरीन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा, है ना। या ए जितना होगा उतना टी होगा, जी जितना होगा उतना ही सी होगा। ए बराबर टी, जी बराबर सी। यहाँ पे क्या दिया, साइटोसिन 18% है। इसका मतलब क्या है, साइटोसिन 18% है तो ग्वानिन भी कितना हो गया, 18%। टोटल ये दोनों मिला करके कितने हो गए, 36%। अब टोटल 100% में से 36 ये हो गया, तो कितना बच गया, 54, राइट। तो वो नहीं बचेगा ना। साइटोसिन 18% है तो ग्वानिन भी 18 होगा, है ना। अब आपसे पूछा क्या है, एडेनिन कितना होगा, एडेनिन कितने प्रतिशत होगा, सॉरी 64, है ना। फर्स्ट हो रहा है ज़्यादा, 36 हो गया तो बचा कितना, 64%। अब इसी 64% में आपका कौन कौन होगा, ए भी होगा और टी भी होगा। कैसे पॉसिबल है, जब ए 32 हो और ए भी 32 हो। आपसे पूछा क्या, एडेनिन, तो ये 32। हाँ, समझ में आ गई बात। साइटोसिन दिया था 18%, तो इसका मतलब क्या है, साइटोसिन 18 है तो 18 ही परसेंट आपका क्या होगा, ग्वानिन भी होगा। यानी दोनों मिला करके 36 हो गया। अब बचा आपके पास कितना, 64%। अब 64 में ही आपका ए और टी होगा, एडेनिन और थायमिन। अब इतना मालूम है कि जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा, तो 32-32% दोनों होगा। थायमिन भी पूछता तब भी 32% आंसर होता। डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें कहा जाता है, देखो क्या कहा जाता है, पेंटोज शर्करा के होते हैं ये। कल्याण सोना किसका है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे कुछ क्वेश्चंस पहले। कल्याण सोना किसका है, गेहूं का वैरायटी है ना। किसके साथ मिलके बनाया था इंडिया, मैक्सिको के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है, एकल कोशिका प्रोटीन इसमें से आपके सब हैं। एकल कोशिका प्रोटीन क्या होता है, तो बहुत ही न्यूट्रिशन होता है उसमें, है ना। जनरली ये यूज़ किया जाता है जो स्पेस में जाते हैं वो लोग, है ना, वो इसको कंज खाते हैं। बहुत छोटा होता है, कैप्सूल के फॉर्म में होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट मौजूद होगा जो शरीर के ज़रूरतों को पूरा करेगा। आप पढ़े होंगे, सेकेंड चैप्टर में है ये। एच आई वी, एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है, तो इसको नष्ट कर देता है। मेन किस पे जाके अटैक करता है, जो एचआईवी वायरस होता है, T4 कोशिका को। अब ये नष्ट हो गया तो इसका मेन काम का क्या है, ये स्टमुलेट करता है, मतलब कि बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देगा, इसका मेन काम है बढ़ावा देना, किसको, बी लिम्फोसाइट को बढ़ावा देना, कि भाई आप क्या बनाइए, बी लिम्फोसाइट को बढ़ावा देता है एंटीबॉडी बनाने के लिए। अब यही यही वाला सेल जब ख़त्म हो जाएगा, T4 लिम्फोसाइट, एचआईवी आकर के इसी को मारने लगेगा, तो ये बी लिम्फोसाइट को भाई बढ़ावा मिलेगा नहीं, तो ये एंटीबॉडी बनेगा नहीं। तो कोई सा भी हल्का सा भी संक्रमण हुआ उसके अगेंस्ट में शरीर एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, तो इम्यून सिस्टम फेल हो जाएगा। हल्का सा कोई संक्रमण होगा, बहुत घातक बीमारी होगी, है ना। तो T4 लिम्फोसाइट याद रखेंगे। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, क्या कराया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन होता है, समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, है ना। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, किसके द्वारा देखते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड कैसे हैं, कितने हैं, ये इसको देखने का कौन सा है इंस्ट्रूमेंट, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, विधि द्वारा देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोव के द्वारा नहीं देखा जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है, नहीं देखा है। प्रकाश वाले से तो, प्रकाश वाले माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर ही बहुत कम होता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का उपयोग किसने किया था सबसे पहले,
रोजालिंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने किया था, नहीं, और डीएनए का संरचना दिया था। आगे बढ़ेंगे। ऑन्कोलॉजी क्या है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। ऑन्कोजीन उसी से संबंधित है, लेकिन उसके अध्ययन को नहीं कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहाँ पे? उत्पन्न होता है, अभी मैंने बताया था, टी लिम्फोसाइट आपका अस्थि मज्जा में। उत्पन्न अगर पूछ रहा है, या तो बी का भी पूछे तब भी अस्थि मज्जा में, टी का भी पूछे तो तब भी अस्थि मज्जा में। तो थाइमस का यहाँ पे क्या रोल है? थाइमस का बस यही रोल है कि यहाँ टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं, यहाँ पे जाकर के मैच्योर होते हैं, है ना। क्लोरेला क्या है? अभी हम लोग उदाहरण पढ़ा। क्लोरेला क्या है? एक शैवाल है, और क्लोरेला का ही एक प्रोडक्ट होता है जो सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन बनाया है। क्लोरेला क्या है? एक शैवाल है। क्लोरा जीव है, उसी का एक उत्पाद है। हालांकि दोनों आंसर सही हो सकता है, लेकिन क्लोरेला सिर्फ अगर पूछे तो एक शैवाल है, उसी शैवाल से क्या बन जाता है? एकल कोशिका प्रोटीन भी बन जाता है। तो ये क्लोरेला का एक क्या है? उत्पाद है। क्या? सिंगल सेल प्रोटीन, लेकिन एक्चुअल में क्लोरेला है क्या? शैवाल है। कैंसर किस कारण द्वारा होता है? बताया था मैंने। एक तो कुछ जीन्स होते हैं जिसमें गड़बड़ी हो जाता है, कंटिन्यूअस डिवाइड होते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन, है ना। अनियंत्रित कोशिका विभाजन, ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाएगा, है ना, वही कैंसर में डेवलप हो जाता है। और उसका सबसे मेन कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन। मेन कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। विभिन्न प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, पॉइंट म्यूटेशन, है ना, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रांसवर्जन, ये सब प्रक्रिया है। ओपेरॉन मेडल हम पढ़ चुके हैं, किसके द्वारा दिया था? जैकब और मोनार्ड ने दिया था, है ना, ओपेरॉन मॉडल। वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था? तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स का मॉडल दिया था, वाटसन और क्रिक ने। नीरेनबर्ग ने किस पर काम किया था? तो आनुवांशिक कूट और इनका रिसर्च है ना, ये याद रखेंगे। ओपेरॉन, जैकब और मोनार्ड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्रों, डीएनए के क्षेत्रों का विशेषण किया जाता है, जैसे कि वेरिएबल नंबर, टेंडेंट, रिपीट, जो व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए प्रोफाइल अद्वितीय बनता है। यहाँ पे बस पूछा है कि एक और नाम क्या है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक और नाम डीएनए टाइपिंग भी है और डीएनए प्रोफाइलिंग भी है। तो बोथ आंसर हो जाएगा, बोथ है एंड बी। कैसे काम करता है? तो यह सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट नामक दोहराव वाले डीएनए अनुक्रमों पर निर्भर करता है, विशेष रूप से वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स। ये छोटे न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जैसे 10 से 60 बेस पेयर होते हैं, जो टेंडम में दोहराए जाते हैं, और दोहराव की संख्या व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है ना। तो उसमें नाम याद रखिएगा, और डिटेल के लिए बाद में कभी डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? ये पशुपालन में है, पोल्ट्री फार्मिंग भी है, फिश भी है, खेती नहीं है, खेती में तो कोई पशुपालन हो नहीं रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसा खेती होता है जिसमें हम सिर्फ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, वैसा कोई सिंथेटिक फर्टिलाइज़र खाद यूज़ नहीं करते हैं, यूरिया जो खरीद करके नहीं, बस जो हमारा प्राकृतिक है उस खाद, उसको यूज़ करके किया जाता है। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? आसान है, टाइफाइड के लिए होता है ना। और ये सब के लिए कौन सा टेस्ट होगा? एड्स के लिए आपका एलाइजा हो जाता है ना। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से पीसीआर हो जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट, ये भी अभी आप पढ़िएगा, कभी आगे तो पढ़िएगा, है ना। कैंसर के लिए तो बायोप्सी होता है, मतलब कि वो वाले जिस पार्ट में है उसमें से काट के थोड़ा सा निकाल करके डॉक्टर चेक करता है कि उसमें कैंसर, उसको उस उत्तक में कैंसर डेवलप हुआ है कि नहीं। और इमेजिंग, है ना, एमआरआई, ये सब चीज़ें, वो भी चीज़ें की जाती हैं कैंसर के लिए। मलेरिया के लिए तो खून जांच, खून जांच होता है, और एक रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी होता है इसका, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्लड स्मीयर, मेनली खून से ही इसका जांच होता है। टाइफाइड का वाले टेस्ट का नाम क्या है? विडाल। एड्स वाले का याद रखेंगे, एलाइसा, पीसीआर, ये दोनों कम से कम। कैंसर के लिए बायोप्सी और इमेजिंग। एचआईवी, ये तो रिपीट हो गया सवाल, किसको जाकर के आक्रमण करता है? टी सेल को, नहीं सॉरी, टी में भी बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे पूछा है, टी हेल्पर कोशिकाओं को, है ना।
ये यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। आदमी पहले देख के वही मार देगा, लेकिन ये TH सेल को जा करके अटैक करता है, क्योंकि टी सेल आपका दो प्रकार का होता है। एक TC सेल होता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल, और टी हेल्पर सेल। तो हेल्पर सेल को मारता है, जो कि हेल्पर सेल का ही मेन काम क्या है, मतलब कि बढ़ावा देना किसको, बी लिम्फोसाइट को, कि आप एंटीबॉडी बनाइए। जब यही सेल मर जाएगा तो एंटीबॉडी बनेगा नहीं, है ना, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। द सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एंटीजन। जिनके प्रति इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है उसको क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। एलर्जन नहीं कहेंगे। एलर्जन क्यों नहीं कहेंगे, हालांकि एलर्जन वैसा होता है कुछ जो इम्यून रिस्पॉन्स, कहने का मतलब कि जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगे। तो जब एंटीजन होता है उसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं, तो इसमें दोनों होते हैं, हिस्टामिन भी और सेरोटोनिन भी, याद रखेंगे, है ना। ख़त्म कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ध्यान से समझेंगे, चीज़ों को याद रखेंगे, है ना। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। थैंक यू।